गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आपके जो डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा के ऊपर टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं उसके अंदर हम फ्लाई ऐश के बारे में डिस्कशन करेंगे, पेटेंट लॉस को डिस्कस करते हुए लाइफ आई के बारे में डिस्कशन करेंगे, ईओ सैटेलाइट को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन प्रसाद स्कीम को यहाँ पर एक एमसीक्यू देखेंगे। जी फॉर ग्रुपिंग के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। बाक्साइट डोंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है वो रहेगा। और फाइनली हम एक क्वेश्चन जो हमारा होगा वो मैप रिलेटेड यहाँ पर करने वाले हैं। आपका ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो है इट इज़ लाइव और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जानने के लिए। यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये भी अवेलेबल है। आप इसे exam.netmock.com से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी से मुझे अभी अपनी मार्क्स जो है जो टारगेट है उसे यहाँ पे सेट करके बताएं। जो कट ऑफ रखी गई है, कट ऑफ इज ऑफ 6 मार्क्स। लेकिन हाँ, आप कितना भी टारगेट चाहें सेट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं अभी कुछ दिन हुए हैं तो आप एक लोअर टारगेट भी सेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ग्रेजुअली उसे धीरे धीरे इंप्रूव करिएगा और फिर उसे अचीव करिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको बताना है कौन सा इसमें से इसका एक एप्लीकेशन एरिया है। व्हाई दिस क्वेश्चन? बिकॉज यूपीएससी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। तो क्या पीपीसी के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जा सकता है? रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर और सॉइल के अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये टाइम पीरियड आपका शुरू हो गया है 10 सेकंड का, तो कोशिश करें 10 सेकंड के अंदर आप यहाँ पर आंसर करने की। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी एक एडवाइजरी जारी करी है अकॉर्डिंग टू विच जो पावर प्लांट्स होंगे जहां पर फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पर फ्लाई ऐश को एंड यूजर तक पहुंचाएंगे थ्रू अ ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके थ्रू जहां पर भी फ्लाई ऐश की जरूरत होती है उन लोगों को, उन यूजर्स को ये पहुंचाई जाएगी। इसका इस्तेमाल सीमेंट के मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। रोड को बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ सॉइल के अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया इसके एप्लीकेशन एरिया। फ्लाई ऐश आखिर होता क्या है? फ्लाई ऐश इज बेसिकली नथिंग बट अ फाइन ग्रे पाउडर। ग्रे कलर का एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और कलर भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो इट इज नथिंग बट द फाइन ग्रे पाउडर। और ये जब हम कोल फायर्ड पावर स्टेशन होते हैं जहां पर पावर जनरेशन कोल की सहायता से किया जाता है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को आप प्रोड्यूस करें लेकिन इंसिडेंशियली वो एक और चीज को भी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शुगर केन से क्या करते हैं? शुगर केन से आप शुगर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन एज ए बाय प्रोडक्ट आपको मोलेसिस भी मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी करते करते यूपीएससी तो क्रैक हुआ लेकिन आप दूसरे एग्जाम भी दे रहे थे, आपका पीसीएस भी क्रैक हो गया, बैंकिंग भी क्रैक हो गया और एसएससी भी क्रैक हो गया। तो ये क्या है? ये बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसकी तैयारी आप नहीं कर रहे थे, ये सोच के तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन साथ में ये एग्जाम भी क्रैक हो गए। बहुत बार आपने देखा भी होगा अपने सीनियर्स के साथ, अपने साथ भी, कि ये चीजें हो जाती, ठीक है। सो दिस इज द बाय प्रोडक्ट। इट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ, क्या क्या होता है इसके अंदर? ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब चीजें पाई जाती है। कुछ इसके अंदर टॉक्सिक केमिकल जैसे कि लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जो है वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। जो इसका यूसेज है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इन सब एरियाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए यहां से फ्लाई ऐश से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पेटेंट लॉस को लेकर है। पूछा कि पेटेंट लॉस को लेकर बताएं करेक्ट क्या है, क्या सही है। इंडियाज पेटेंट लॉ ऑपरेट अंडर द फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल। इसमें फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है और पेटेंट जो है वो 20 साल तक वैलिडिटी इसकी रहती है। तो मतलब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 20 साल का दिया जाता है। अभी रिसेंटली सेंटर ने पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को लेकर आए हैं सेंटर गवर्नमेंट, और यहाँ पर कहा गया है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया गया है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और पेटेंट को फाइल करने की जो फीस होती थी उसे 80% तक रिड्यूस कर दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए और इवन स्टार्टअप्स के लिए भी। यहाँ पर बात करी जाए तो यस, फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल होता है कि मान लीजिए जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मुकेश, और मान लीजिए देयर इज अनदर सब्सक्राइबर जिनका नाम है विजय।
फॉर एग्जाम्पल दोनों ही एक पर्टिकुलर चीज के लिए पेटेंट को फाइल करते हैं, तो यहां पर मुकेश ने भी फाइल किया और उसी चीज के लिए विजय ने भी फाइल किया, लेकिन यहां पर राइट उसी को मिलेगा जो पहले आएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कह लीजिए आप इसको, या फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल कह लीजिए। तो यहां पर इसको, इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। ठीक है। इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 1970 का, ये फॉलो किया जाता है। 2003 के अंदर पेटेंट रूल्स जो थे इनको चेंज किया गया, जैसे कि अब 2021 के अंदर किया गया। तो टाइम एंड अगेन जो रूल्स होते हैं उनको बदला जाता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है। पेटेंट्स जो हैं 20 साल के लिए वैलिड होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूअल फी। तो हर साल इसके अंदर रिन्यूअल फी जो है वो भी देनी पड़ती है। इंडिया के जो पेटेंट लॉ है वो फर्स्ट फाइल प्रिंसिपल के ऊपर फॉलो करते हैं। तो 20 साल का कार्यकाल यहाँ पे कहें कि टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसको कि आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। चलिए, ये तो हो गई पेटेंट की बात, जहां पर हमने कहा कि पेटेंट का जो टाइम पीरियड है वो 20 साल का है। जीआई टैग जब देते हैं किसी प्रोडक्ट को, क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन बता सकता है, क्योंकि ये चीज हमने बहुत बार डिस्कस करी है। सो लेट्स चेक कि आप याद कर पा रहे हैं चीजों को, नहीं कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि लाइफाई को लेकर है, टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। तो लाइफाई वाईफाई टेक्नोलॉजी को लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। लाइफाई हैज लेस इंटरफेरेंस इश्यूज इन डेटा ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू वाईफाई। तो लाइफाई के अंदर इंटरफेरेंस कम होती है। वाईफाई रेडियो वेव्स को यूज करता है, whereas Li-Fi uses visible light to transmit data। और ये Li-Fi किसको यूज करता है वो भी यहाँ पर बताया, लाइट को। तो सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। मैं एक बार आपका टाइम पीरियड जो है शुरू कर देता हूँ 10 सेकंड का, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या Li-Fi के अंदर कम इंटरफेरेंस होती है, ज्यादा इंटरफेरेंस होती है, आपको बताना है। न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने हाईएस्ट एल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट जो लद्दाख के अंदर है वहां पर लाईफाई नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि उतनी ऊंचाई के ऊपर जो वाईफाई है उसमें इंटरफेरेंस काफी ज्यादा होती है, तो उसे यूज नहीं किया जा सकता था। इवन ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करना भी उतनी ज्यादा हाइट के ऊपर मुश्किल होता है, ऐसी टेरेन के अंदर जहां पर लद्दाख लोकेट करता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से लाईफाई जिसमें लेस इंटरफेरेंस होती है उस डिवाइस को इस्तेमाल किया गया, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। और वाईफाई जो है वो तो रेडियो वेव्स की सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन ये प्रिंसिपल हायर एल्टीट्यूड में लद्दाख रीजन, जैन के रीजन में काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है और इंटरफेरेंस इसी वजह से काफी ज्यादा होती है। लाईफाई जैसे वाईफाई आपका होता है वायरलेस फिडेलिटी से कहा जाता है फुल फॉर्म, इसी तरीके से लाईफाई को कहा जाता है लाइट फिडेलिटी। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन इसके अंदर रेडियो वेव्स की जगह पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइट वेव्स का। जैसे हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल वाईफाई में करते हैं, यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जो वाईफाई है वो रेडियो वेव्स का, लाईफाई लाइट का, ताकि जो डेटा है उसको ट्रांसमिट किया जा सके। लाईफाई को ज्यादा रिलायबल माना जाता है और यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इसके अंदर होता है। ये ज्यादा सिक्योर भी होता है कंपेयर टू वाईफाई। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, वाईफाई लाईफाई के बारे में आइडिया होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर ओनली प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रखा जाता है। और जियोफेन जो है एक कॉन्स्टलेशन है किसका, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी को बिलोंग करता है। 10 सेकंड का टाइम मैंने शुरू कर दिया है आपका। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, और इवन इंडिया के लिए तो उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे नेबर जो है वो काफी नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज देयर, चाइना इज देयर। तो यहाँ पर उनके द्वारा जो प्रोड्यूस करे गए चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए स्पेस सेक्टर में हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो आपकी इमेजरी इंटेलिजेंस, इसको की शॉर्ट में कहा जाता है आई मिंट। इम मतलब इमेज, आई एन टी मतलब इंटेलिजेंस। इमेज इंटेलिजेंस, फोटो रिकॉनेसेंस, एसएआर सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फंक्शनिंग, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी इंडिया को। ठीक है, तो यहां पर इसी को लेकर ही काम जो है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर भी रखी जा सकती है, लेकिन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर भी रखी जा सकती है। वैसे भी ओनली दिया था तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि 80% पॉसिबिलिटी है कि स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाती है। अगर हम बात करें जियोफेन की, तो चाइना ऑपरेट करता है जियोफेन सीरीज ऑफ कॉन्स्टलेशन, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया जो है उसके पास भी इस तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, किसका है, चाइना का। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आपसे पूछा था करेक्ट कौन से, तो करेक्ट इसमें से एक भी नहीं है। सो आंसर विल बी डी।
चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी फैसिलिटीज। तो यहाँ पर जुडिशरी के लिए फैसिलिटीज को लेकर पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, ताकि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रायल कोर्ट्स के अंदर लेकर आया जा सके। नाउ यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है, इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान 2012 से 17। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे 1993 में लॉन्च किया गया था और रिसेंटली अभी से 2026 तक एक्सटेंड किया गया। इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ टू डेवलप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो है उनकी जरूरत पड़ेगी और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत आती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसके अंदर दोनों लोग पैसा दे रहे होते हैं। सेंटर भी उस चीज को स्पॉन्सर कर रहा होता है, स्टेट भी उस चीज को स्पॉन्सर कर रहा होता है। लेकिन बहुत बार देखें जुडिशरी के एरिया के अंदर स्टेट जो है वो ज्यादा पैसा अलग से नहीं दे पाते। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उस पे जाने से पहले जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मिशन यूपीएससी 2022 जो एक 500 डेज का प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बताया है कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो चीजें इसमें नहीं थी वो भी ऐड करी जा रही हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री को इसमें ऐड किया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन को भी इसमें ऐड किया जाएगा और वेरियस एरियाज जो अभी तक ऐड नहीं किए गए थे वो भी इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं। सो इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं इस कोर्स के लिए, देन यू कैन ज्वाइन इट। लेकिन आप डेली बेसिस पे जो आपको असाइनमेंट्स होते हैं वो करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपकी तैयारी अच्छी से होगी, बिकॉज वी हैव कवर्ड द एनसीईआरटीज, वी हैव कवर्ड द स्टैंडर्ड बुक्स जो आपका मटेरियल है, और डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो भी होती है। शेड्यूल इनबिल्ट इसमें रहता है तो उसमें भी परेशानी नहीं होती है। तो आप इसको exam.netmoc.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रसाद स्कीम को लेकर है। पूछा गया प्रसाद स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। ये एम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किस चीज के लिए? पिलग्रिमेज के लिए, यात्राओं के लिए, जो आपकी तीर्थ यात्राएं होती हैं, हेरिटेज साइट्स के लिए हो सकता है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लेकर आया गया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, क्योंकि रिसेंटली एक मंत्रालय जो है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड। परशुराम कुंड कहाँ पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये जो आपकी प्रसाद स्कीम है उसके अंतर्गत ही रखा गया। परशुराम कुंड कहाँ पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म है प्रसाद की। ठीक है, सो नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसे लॉन्च किया गया था 2014-15 के अंदर। और विजन यही था कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, किस चीज के लिए? पिलग्रिमेजेस के लिए, हेरिटेज टूरिज्म के लिए, और टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा ही इसे लेकर आया गया है। और ये हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी ठीक हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस एक शब्द की वजह से स्पॉन्सर ये गलत हो जाता है, क्योंकि इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब पूरा सेक्टर ही सेंटर का है, मींस पूरा पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ध्यान रखिएगा प्रसाद स्कीम के बारे में भी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि G4 ग्रुपिंग को लेकर है। पूछ रहे बताएं इसमें से कौन कौन सी G4 की कंट्रीज हैं। मैं आपका टाइम पीरियड शुरू कर देता हूँ। G4 कंट्रीज जो है, अगर आपको पता चल जाए कि वो किस चीज के लिए आवाज उठा रही है, तो ये बताना मुश्किल नहीं होगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज होगी। जैसे कि G4 कंट्रीज कह रही है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म चाहिए। यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म की डिमांड वही कंट्री करेगी जो यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इसमें से कौन कौन सी यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर नहीं, बताएं? 134। तो यही लोग आवाज उठाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर भी 134 होगा, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी इसके अंदर परमानेंट मेंबर है। और चाइना चाहती है कि ना ही जापान की एंट्री हो, ना ही इंडिया की एंट्री हो, ना ही ब्राजील की एंट्री हो, ना ही किसी और कंट्री की एंट्री हो। इसी वजह से G4 ग्रुपिंग बनाई गई थी, जिसमें इंडिया, ब्राजील, जापान तो थे ही, साथ में जर्मनी भी था इसमें, जिसमें कहा गया कि अब यूएनएससी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। परमानेंट मेंबर्स काफी टाइम से परमानेंट बने हुए हैं, उनको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। यूएनएससी को 2005 में बनाया गया था, ये ध्यान भी रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि बॉक्साइट को लेकर है। पूछ रहा है बॉक्साइट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है बॉक्साइट आर द वर्ल्ड्स प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ये प्राइमरी सोर्स है, हो सकता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ये भी हो सकता है।
और उड़ीसा जो है इंडिया के अंदर एक लीडिंग बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है। सोचिए क्या आंसर होगा। लोकल और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द बॉक्साइट माइनिंग जो कि माली हिल कोरापुट के अंदर करी जा रही है, उड़ीसा के अंदर। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। तो इसका प्रोटेस्ट काफी सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये न्यूज में था। बॉक्साइट जो है इट इज अ रॉक फॉर्म फ्रॉम अ रेडिश क्ले मटेरियल जिसको कि लेटराइट सॉइल कहा जाता है और मोस्ट कॉमनली आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में मिल जाएगी। बॉक्साइट और जो है दुनिया के प्राइमरी सोर्स है एल्यूमिनियम के लिए, ना कि मैग्नीशियम के लिए, तो पहले से गलत हो जाती है, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट और इज द वर्ल्ड्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। इट इज प्राइमरली कंपाइज्ड ऑफ एल्यूमिनियम एक्साइड इसमें मिल जाएंगे, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करते हैं, इंडिया इज रैंक फोर्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बॉक्साइट रिजर्व। तो हम दुनिया के पहले नहीं है, चौथे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। हमसे पहले भी काफी सारी कंट्रीज हैं जो हमसे ज्यादा बॉक्साइट जो है प्रोड्यूस करती, ठीक है। तो इंडिया इज रैंक फोर्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व के मामले में हम चौथे नंबर पे हैं और प्रोडक्शन के मामले में हम पांचवें नंबर पे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा प्रोडक्शन के अंदर? ऑस्ट्रेलिया, ना कि इंडिया। बट हाँ, इंडिया के अंदर रिजर्व जो है वो सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा में मिलेंगी। तो आंसर क्या होगा? बी। नो, ध्यान से अगर अगर आपने बी आंसर दिया ये समझ के करेक्ट 3 है तो मैं बी ही आंसर करूंगा, तो -2 अपने आपको दे दीजिएगा मार्क्स। क्यों? क्योंकि गलत यहाँ पर बताना है और आपने अगर क्वेश्चन को नहीं समझा तो उसकी पेनल्टी है -2। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा किस किस को -2 मिला है या किस किस ने इसे मिस रीड किया है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना था, तो पहली दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जो कि डोंग के बारे में रिसेंटली न्यूज में देखा गया है। ये किस स्टेट का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है? 10 सेकंड मैंने आपके शुरू कर दिए हैं। लोकल कम्युनिटीज मैनेज्ड टू सस्टेन देयर वाटर सप्लाई यूजिंग इंडिजिनस सिस्टम। डोंग जो है इंडिजिनस सिस्टम, एक पर्टिकुलर लोकेशन का। तो यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज ने इसका इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा पानी जो है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज किया है और ये पाया जाता है असम के अंदर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोंग जो है एक डेकेड ओल्ड ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बोडो कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, ठीक है, रूरल आसाम के अंदर। और यहाँ पे वाटर को विलेजेस के अंदर चैनलाइज किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर पॉपुलर ऑन द पागलदिया रिवर जो कि इंडो भूटान बॉर्डर जो कि आसाम के साथ लगता है, वहां पर आपको मिलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि लोहित रिवर को लेकर है। पूछा गया लोहित नदी के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ होती है? आसाम के अंदर हो सकता है। ये ब्रह्मपुत्र के एक ट्रिब्यूटरी, मतलब इसका पानी जो है वो ब्रह्मपुत्र के अंदर इवेंचुअली चला जाता है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। कहाँ की रिवर है, कहाँ से बहती है, ये आपको बताना है। तो अगर आपको मैं बताऊं, लोहित रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, ठीक है। तो आसाम इज इनकरेक्ट, तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है। और जैसे ही आपने इस चीज को बता दिया होता, तो यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड आप सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं जहां पर 3 दिया। तो 3 यहाँ दिया है, ये तो गलत हो गया क्योंकि 3 तो आंसर में हो ही नहीं सकता, आपको करेक्ट बताना है। 3 यहाँ दिया है, उसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया। और 3 ऑल ऑफ द अबव में भी होते तो इसको एलिमिनेट कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपका आंसर हो गया ए। और यूपीएससी के अंदर आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर एक क्रूशियल स्टेटमेंट तो आपने एलिमिनेट कर दिया, बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है कि वो ब्रह्मपुत्र में जाती है, किसी और नदी में जाती है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, आप सीधा ही आंसर को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड को जरूर यूज करिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ तिब्बत से निकलती हुई ये आपकी अरुणाचल से होती हुई असम में जाती है और फाइनली ब्रह्मपुत्र के अंदर अपने पानी को रिलीज कर देती है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मैं भी आपको एक एक्टिव रिवीजन करा देता हूँ। एक्टिव रिवीजन के अंदर मैं क्या कराऊंगा, आपको क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे, लेकिन हाँ, जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे आपका मटेरियल रिटेंशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेक्निक जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें पार्टिसिपेशन आप ही को देना पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन फ्लाई ऐश को लेकर आपके सामने आता है, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको बता दीजिए, जो चीजें आपको याद आती हैं उसे बता दीजिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर भी करिएगा। मिनिस्ट्री कौन सी इस तरीके की एडवाइजरी के साथ लेकर आई, उस मिनिस्ट्री का नाम मुझे बताएं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं? एसिडिटी ऑफ सॉइल को न्यूट्रलाइज किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सीमेंट के अंदर ऐड किया जाता है, और मिनिस्ट्री का नाम जो मैंने आपसे पूछा उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देन हमारा डिस्कशन हुआ था पेटेंट लॉस के बारे में। पेटेंट लॉस के अंदर कितने टाइम के लिए यहाँ पर वैलिडिटी रहती है वो बताइएगा। एनुअल रिन्यूअल तो करना पड़ता है और फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। जीआई टैग के लिए भी मैंने आपसे पूछा था, जीआई टैग के लिए 10 साल की वैलिडिटी रहती है और पेटेंट्स के लिए 20 साल की। अभी 80% फीस इसकी जो है वो कम करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा।
लाईफाई बेटर है या वाईफाई, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वाईफाई रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है, लाईफाई लाइट वेव्स का इस्तेमाल करती है। लाईफाई जो है इसमें इंटरफेरेंस कम रहता है, इसमें आपकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती है और डिफिकल्ट टेरेन के अंदर जैसे कि लद्दाख जेएंडके के अंदर भी इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है। देन इसके बाद डिस्कशन हुआ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ये मुझे बताएं जियोफेंस सिस्टम जो है ये कौन सी कंट्री का है। ये जो सैटेलाइट है काफी जरूरी रहती है, अर्थ के ऊपर नजर बनाए रखती है और खासतौर पर चाइना पाकिस्तान जैसे हमारे आसपास है तो इस तरीके के सिस्टम्स हमारे पास होने चाहिए जैसे कि चाइना के पास एक जियोफेन सिस्टम एग्जिस्ट है। देन हमारा डिस्कशन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और जुडिशरी को लेकर। तो मुझे बताएं इसे कब लॉन्च किया गया था और कब तक एक्सटेंड किया गया है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर को और स्टेट दोनों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा दोनों के द्वारा दिया जाता है पर स्टेट जो है यूजुअली उनके पास फंड अवेलेबल नहीं रहते। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको दिखाया था मिशन यूपीएससी 2022 जिसको आप exam.netmog.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर डे बाय डे तरीके से एक इनबिल्ट शेड्यूल के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में प्रशास स्कीम के बारे में देखा था। प्रशास स्कीम के बारे में जल्दी से मुझे बताएं। मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पर, और यहाँ पे जो ये प्रशास स्कीम आपकी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है और अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक परशुराम कुंड जो है उसको बनाया गया है। साथ ही साथ इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए लेकर आया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में जी फॉर कंट्रीज के नाम बता दीजिए। सर्टनली चाइना तो इसमें नहीं है, लेकिन और कौन कौन सी कंट्री है जो यूएन से रिफॉर्म की बात कर रही है। सो इसमें आपको ब्राजील, इंडिया, जापान और साथ में चौथी कंट्री कौन सी, जर्मनी, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट डिस्कशन हमारा हुआ बॉक्साइट को लेकर। बॉक्साइट से क्या मिलता है ये बताइए। प्राइमरी सोर्स किसका है, कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ये भी बताइएगा। इंडिया चौथा बड़ा यहाँ पर रिजर्व रखता है और पांचवा बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑफकोर्स और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर टॉप पोजीशन पे आता है। उड़ीसा जो है वहां पर सबसे ज्यादा रिजर्व आपको मिलते हैं और बॉक्साइट और जो है इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को देखा। क्वेश्चन नंबर 9 डोम को लेकर है, कौन से राज्य से आता है जल्दी से बताएं। ट्रेडिशनल सिस्टम है ये और ये आता है आपका अरुणाचल नहीं असम से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज असम, ध्यान रखिएगा। देन लास्ट क्वेश्चन में हमने लोहित रिवर के बारे में डिस्कशन किया। सो इज इट इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, लेकिन ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, असम से, नो, ओरिजिनेशन इज फ्रॉम टिबेट, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अभी मैं आपसे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन जो है पूछने वाला हूँ। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो अगर आप आंसर कर पाते हैं इट मीन्स पुरानी चीजें आप भूल नहीं रहे हैं, पुरानी चीजें आपको याद है। ठीक है, क्योंकि पुरानी चीजें याद रखना इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो क्या होगा, तैयारी तो करते जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि पुरानी चीजें नहीं अगर आपको याद रहती तो रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर वहां पर स्कोर आपका कम होता जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट, और सेकंड लार्जेस्ट लेक है केरला की, वो मुझे बताएं। क्योंकि ये जो लेक थी ये न्यूज में थी, किस वजह से ये न्यूज में थी, ये लेक एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से न्यूज में थी क्योंकि इसको यहाँ पे डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा था और उसको क्लीन करने की बात करी जा रही थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कौन सी लेक है जो कि केरला में पाई जाती है, सेकंड लार्जेस्ट है और रामसर साइट भी। चलिए यहाँ पर आप जल्दी से अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स के साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि किस किस ने सैटरडे संडे को जो यूट्यूब के ऊपर मॉक टेस्ट था उसे अटेम्प्ट किया है और जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट था जो कि exam.netmog.com पे था उसमें आपने पार्टिसिपेशन दिया, अगर किया है अपने मार्क्स और अपनी रैंकिंग मुझे कमेंट सेक्शन में अलोंग विद योर मार्क्स जरूर बताइएगा। और आज भी आपने कितना स्कोर किया है वो मार्क्स भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस पूरी पीडीएफ का जो लिंक है या पीडीएफ जो है वो 10 बजे रात तक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।